हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे सेल एंड साइटोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका और कोशिका विज्ञान, कोशिका व कोशिका सिद्धांत। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की सामान्य जानकारी, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका संरचना, कोशिकांग, कोशिका के प्रकार और कोशिका विभाजन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कोशिका की सामान्य जानकारी। कोशिका समस्त जीवधारियों की सूक्ष्मतम इकाई है। इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, तो उसमें हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि कोशिका समस्त जीवधारियों की सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका का सिद्धांत या सेल थ्योरी। मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत में कुल 3 बिंदु बताए गए। पहला, प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका है। दूसरा, वह जीवधारी जिसके पास केवल एक कोशिका है उसे एकल कोशिकीय यूनिसेल्युलर, जबकि एक से अधिक कोशिका वाले जीवधारी को बहुकोशिकीय या मल्टीसेल्युलर कहा जाता है। तीसरा, प्रत्येक कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन चलता है, अर्थात जब तक जैव रासायनिक क्रियाएं हैं तभी तक हमारा जीवन है। नोट में हम लोग देखेंगे रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को पूरा किया। इसमें फिर चौथा पॉइंट ऐड हुआ। तो ये क्या है, प्रत्येक पूर्ववर्ती कोशिका विभाजित होती है और नए कोशिका को जन्म देती है, जिसे हम मदर सेल कहते हैं। मदर सेल का डिवीजन जब होता है तो हमें 2 डॉटर सेल प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ इसका विभाजन हो रहा है और यहाँ विभाजन हो चुका है तो हमें 2 डॉटर सेल मिला है। ठीक, नोट में हम लोग देखेंगे 1830 से 1850 के बीच कोशिका सिद्धांत दिए गए थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल डिस्कवरी, कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में 1665 में बताया था और अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कोशिका का जिक्र किया। ओक के वृक्ष की छाल या कॉर्क के टुकड़े को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा और छोटे छोटे ब्लॉक मिले जिन्हें सेलुला कहा गया। नोट में देखेंगे हम लोग, पहला, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। दूसरा, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका के बारे में बताया वह मृत और पादप कोशिका थी। एंटोनी वान लीवनहॉक ने 1674 में या 1674 ईस्वी में तालाब के जल से जीवित कोशिका के बारे में बताया। अब हम लोग देखेंगे कोशिका से संबंधित मुख्य बिंदु। पहला, शरीर की कोशिका में न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है। स्पर्म सबसे छोटी कोशिका मेल में होती है। आरबीसी फीमेल में सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का अंडा है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सूक्ष्म जीव की कोशिका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल एंड स्ट्रक्चर, कोशिका के प्रकार और संरचना। तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, पहला जंतु कोशिका, दूसरा पादप कोशिका। तो इसका संरचना हम लोग देखेंगे। ये हमारा प्लांट सेल है और ये हमारा एनिमल सेल है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हमारा सेल है और इसके पादप कोशिका में सेल के चारों तरफ सेल वॉल होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक, और इसके अंदर ये जिसमें हमारा जल है ये रिक्तिका कहलाती है, वॉकल। इसके अंदर ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये लवक है जिसमें हमारा हरित लवक भी मौजूद होता है। इसमें ये जो द्रव्य दिख रहा है ये हमारा साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है। इसके अंदर एक केंद्रक है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, न्यूक्लियस ये केंद्रक है। ठीक, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और ये हमारा अन्य कोशिकांग, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये अन्य कोशिकांग है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, तो प्लांट सेल हमने समझ लिया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एनिमल सेल। तो एनिमल सेल भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें सेल वॉल नहीं होता है और कुछ कुछ चीज़ें जैसे लावक नहीं होता है, प्लास्टिड। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा सेल है और सेल के चारों तरफ ये जो हमें दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर भी एक केंद्रक पाया जाता है। और ये जो हमें लाल लाल दिख रही है ये हमारी रिक्तिका है। ठीक, और ये कोशिका द्रव्य है, इसके बीच में जो हमें दिख रहा है ये कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य कोशिकांग ये है। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका के बीच तुलनात्मक अध्ययन हम लोग देखेंगे। कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। पादप कोशिका हम लोग कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। पहले हम लोग कोशिका के भाग को देखेंगे, फिर देखेंगे कि पादप कोशिका में है या नहीं है, फिर जंतु कोशिका में है या नहीं है। ठीक, तो कोशिका का भाग है, पहला भाग है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में है कि नहीं, हाँ है, प्रथम परत है। जंतु कोशिका में नहीं है। कोशिका झिल्ली, हाँ है, द्वितीय परत है। और जंतु कोशिका में है, एकमात्र परत है। लवक, हाँ है, पादप कोशिका में भोजन बनाने में जो काम आता है, और जंतु कोशिका में नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन कम है और जंतु कोशिका में
है, बहुत है, अधिक है, ठीक है। रिक्तिका है बड़ी संख्या में, एक संख्या में बहुत बड़ी है, एक संख्या, ठीक है। और जंतु कोशिका में छोटी है, कई संख्या में है रिक्तिका। जो हमने देखा था स्ट्रक्चर में, लाल लाल छोटी छोटी कई सारी रिक्तिकाएं थी जंतु कोशिका में, और प्लांट सेल में सिर्फ एक रिक्तिका थी जो हमें बड़ा सा दिख रहा था जिसके अंदर जल था। लाइसोसोम बहुत कम, रेयर होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में होती है, सक्रिय होती है। भोजन संग्रहण स्टार्च व वसा के रूप में पादप कोशिका में होती है, और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। नोट में हम लोग देखेंगे कवक या मशरूम में हरित लवक नहीं पाए जाते, परंतु कोशिका भित्ति होती है और ये पादप की श्रृंखला में आते हैं। युग्लिना जंतु और पादप के बीच की कड़ी है। अब कोशिका की संरचना हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे सेल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, या स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो कोशिका की संरचना में हम लोग देखेंगे इसके 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला आवरण है, दूसरा द्रव है और तीसरा केंद्रक है। तो लेयर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो आवरण में देखेंगे पहला है कोशिका भित्ति और दूसरा है कोशिका झिल्ली। द्रव्य में कोशिकांग आता है जो कि 3 प्रकार का है, दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली और बिना झिल्ली। केंद्रक में हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है और इसी के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको तो हम लोग देख चुके हैं, आवरण में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है। और द्रव्य में देखेंगे कोशिकांग में दोहरी झिल्ली में क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। और एकल झिल्ली में क्या क्या है, यहाँ पे जगह थोड़ा कम था इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। एकल झिल्ली में अंतः प्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्जी बॉडी, तीसरा है लाइसोसोम। बिना झिल्ली वाले में हम लोग देखेंगे क्या क्या है, राइबोसोम है और सेंट्रोसोम है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेल वॉल को। इसका सामान्य परिचय देखते हैं। कोशिका भित्ति का, पादप कोशिका में ही पाई जाती है और पहला आवरण है, निर्जीव है, पूर्ण पारगम्य है, अर्थात इनसे सभी अणुओं का प्रवाह संभव है। रासायनिक संगठन देखेंगे, अलग अलग पादपों में अलग अलग रसायन की कोशिका भित्ति बनती है। दूसरा, बड़े आकार के पादप आम, महुआ, नीम, धान, गेहूं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा, शैवाल की भी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तीसरा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और चौथा, बैक्टीरिया या जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन या न्यूमेरिक अम्ल की बनी होती है। कोशिका भित्ति के कार्य हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने दिखाया, यहाँ पेड़ है और ये सेल वॉल है, ठीक है। ये सीमेंटिंग का काम करता है, बीच में सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है पैक्टिन पॉलीसैकेराइड, ठीक है, मध्य पटल में जो रहता है। और इसी की वजह से पेड़ एक दूसरे से चिपके रहते हैं सेल वॉल की वजह से, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति की बाह्य परत मध्य पटल या मिडल लैमेला कहलाती है, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनती है। इनके बीच पैक्टिन नामक सीमेंटिंग एजेंट पाया जाता है, जो कि कोशिकाओं को आपस में चिपका देती है, जिससे पेड़ पौधे में दृढ़ता या कठोरता आती है। नोट में हम लोग देखेंगे, फलों में पाया जाने वाला पैक्टिन, जो कि आगे चलकर फ्रक्टोज में बदल जाता है और इसी से फलों में मिठास आती है। पैक्टिन के टूटने के कारण फल और पीली पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। जैम और जेली बनाते समय पैक्टिन की प्रमुख भूमिका होती है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सामान्य जानकारी, पहला, पादप कोशिका में दूसरी परत और जंतु कोशिका में एकमात्र परत। दूसरा, ये सजीव है। तीसरा, अर्धपारगम्य, ये सेमी पेरिमेबल परमाइबल है, ठीक है। चयनात्मक गुण, सेलेक्टिव नेचर होता है, अर्थात कोशिका झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थों का गमन हो सकता है, यह छन्नी की तरह कार्य करती है। रासायनिक संगठन में देखेंगे, पहला, प्रोटीन प्लस फैट। कोशिका झिल्ली इज इक्वल टू सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस फैट। ये प्रोटीन और वसा से मिलकर बना होता है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। नोट में देखेंगे, सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मेजोइक मॉडल 1972 दिया था। इसके बाद पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य, पहला, विसरण, दूसरा, परासरण और तीसरा, पारगम्यता, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और परमेबिलिटी। पहला पढ़ेंगे विसरण, डिफ्यूजन। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह विसरण कहलाता है, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। जैसे इधर कम है तो इधर अधिक है तो इधर से कम की ओर अणुओं का प्रवाह होगा, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, यही हमारा विसरण कहलाएगा। परासरण, ऑस्मोसिस, इसमें है परासरण के दौरान निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह होता है, ठीक। तो ये इधर अगर निम्न सांद्रता है तो इधर से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह होगा, ठीक। तो ये परासरण कहलाएगा। उसके बाद है प्लाज्मोलिसिस, कोशिका झिल्ली।
रिक्तिका। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या है ऊपर। ठीक, जब कोशिका को अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है तो कोशिका का जल निकलकर अधिक सांद्रता की ओर आ जाता है और इससे कोशिका में पानी की धीरे धीरे कमी हो जाती है और कोशिका की मृत्यु हो जाती है और यही प्रक्रिया प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। नोट में हम लोग देखेंगे प्लाज्मोलिसिस की प्रक्रिया डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में होती है और इन्हें संरक्षित किया जाता है। अब हम लोग दोहरी झिल्ली की कोशिकाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा पहला माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा लवक है। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जानते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, इसका सामान्य परिचय देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करती है, जो कि हमारे लिए ऊर्जा का सिक्का है। इस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का विखंडन करती है। यहाँ हमने स्ट्रक्चर में समझा दिया है, जो अभी हमने पढ़ा वो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, जो कि हमारे लिए ऊर्जा का सिक्का है। इस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का विखंडन करती है। ठीक है, C6H12O6 का विखंडन करके हमें ऊर्जा देती है। ठीक, नोट में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद ऑक्सीसोम मुख्य रूप से एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य परत बहुत सरल, साफ या चिकनी होती है। आंतरिक परत अंगुली नुमा रचना वाली होती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है, इसलिए यह कुछ मात्रा का प्रोटीन स्वयं बना लेते हैं और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त अंग कहलाती है। चौथा देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी आंतरिक संरचना मैट्रिक्स कहलाती है, जिसमें डीएनए, राइबोसोम, ऑक्सीसोम, F0 या F1 कण मौजूद होते हैं। पांचवा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में खराब होती है तो आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। नोट, हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया हमारी माता से प्राप्त होता है, इसमें पिता की कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए लगभग सभी आनुवांशिक बीमारियां मातृपक्ष से ही प्राप्त होती है। नोट में हम लोग देखेंगे रिचर्ड अल्टमॉन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहली बार बताया और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। आगे चलकर कार्ल वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, प्रोटीन 60 to 65%, फॉस्फोलिपिड या फैट 25 to 30%, राइबोसोम और डीएनए 5 to 10% और मिनरल 1 to 2%। इसके बाद हम लोग देखेंगे लवक को, प्लास्टिड। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। भोजन निर्माण, भंडारण तथा फल और सब्जियों को रंग प्रदान करना लवण का मुख्य कार्य है। नोट में देखेंगे अर्नेस्ट हैकल ने लवकों के बारे में बताया, जबकि AF विलियम सिम्फर्ड ने लवकों की व्याख्या की थी। लवकों के प्रकार, टाइप ऑफ प्लास्टिड, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पहला हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। पेड़ पौधों के हरे भाग तथा ज्यादातर पत्तियों में हरित लवक पाए जाते हैं। इनके साथ क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होता है। नोट में देखेंगे हरित लवकों में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए यह भी अपना प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं और इन्हें भी अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। हरित लवकों की खोज AF विलियम सिम्फर्ड ने की है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और स्ट्रोमा होता है। ग्रेना डे टाइम में लाइट के साथ रिएक्शन करती है और स्ट्रोमा नाइट टाइम में डार्क रिएक्शन करती है। ठीक, हरित लवक से छोटा ग्रेना होता है और ग्रेना से छोटा थैलोक्वाइड होता है। थैलोक्वाइड से छोटा क्वांटासोम होता है, जो कि जिसे यूनिट या संरचना क्रियात्मक कहते हैं। ठीक है, क्वांटासोम हरित लवकों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। यह पेड़ पौधों में रंग प्रदान करते हैं और खासकर फल, सब्जियों और फूल को रंग प्रदान करते हैं। आमतौर पर 3 रंग प्रदान करते हैं, लाल, पीला, नारंगी। वर्णी लवक फूलों को विशेष रंग देकर परागण में मदद करते हैं। फिर है फलों और सब्जियों में रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करते हैं। सामान्य क्षमता के साथ वर्णी लवक भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लाल पत्ती। जो लाल रंग की पत्ती होती है उसके ऊपर वर्णी लवक होगा और उसके नीचे हरित लवक होगा। नोट में देखेंगे सजावटी रंगीन पत्तियों में ऊपर वर्णी लवक होता है और नीचे हरित लवक प्राप्त होता है और इस प्रकार ये पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो रंगीन पत्ती होती है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, क्योंकि सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए उसके नीचे जो परत होता है उसमें हरित लवक होता है और उसके मदद से वो लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तीसरा देखेंगे अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। यह लवक रंगहीन अथवा सफ़ेद होते हैं। मुख्य कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना, कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन, ठीक है, इसका संग्रहण करना। अवर्णी लवक सूर्य के प्रकाश में खराब हो जाते हैं, इसलिए यह मिट्टी के नीचे अथवा
फलियों के रूप में मौजूद होते हैं। अवर्णीय लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला एमिलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रहण करते हैं जैसे आलू और चावल। दूसरा एलियोप्लास्ट वसा का संग्रहण करते हैं जैसे सभी प्रकार के तिलहन, सोयाबीन और मूंगफली। तीसरा प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रहण करते हैं जैसे सभी प्रकार की दालें, सोयाबीन और मूंगफली। ये हमारा त्रिभुज संबंध है इसे हम त्रिभुज संबंध कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन, क्रोमोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट में परिवर्तन और फिर ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तन। इस परिवर्तन को हम त्रिभुज संबंध कहते हैं। खेतों में खुला पड़ा आलू हरा हो जाती है क्योंकि एमाइलोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है और आलू में सोलनिन नामक घातक रसायन बन जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एकल झिल्ली के कोशिकांग। तो ये हमारा सेल है जिसके अंदर केंद्रक है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है चारों तरफ। और इसमें से हम लोग केंद्रक को बाहर निकालेंगे जिसमें कि क्रोमेटिन धागा मिलेगा हमें, और क्रोमेटिन धागा में और इसके बाहर ये राइबोसोम है। तो अब इसके अंदर से हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर निकालेंगे जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद इसके आगे हमारा गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी जिसे हम गोल्जी काय कहते हैं, और गोल्जी बॉडी से ही हमें लाइसोसोम प्राप्त होता है। इसके अंदर जो ये हमें दिख रहा है ये लाइसोसोम है। जब इससे इसका विभाजन होता है तो हमें लाइसोसोम दिखता है। ठीक है, तो सामान्य जानकारी में हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकल झिल्ली का कोशिकांग है। केंद्रक के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है और सपोर्ट देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ता है और पदार्थों का आवागमन इसी के द्वारा होता है, इसलिए इसे कोशिका का राजपथ या सेल हाईवे कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अंतःप्रद्रवी जालिका कंकाल की तरफ फैला है, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे रुक्ष भी कहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे चिकनी कहते हैं। ठीक है, इस रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर देखेंगे। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा या लिपिड का निर्माण करता है। नोट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन और वसा से मिलकर प्लाज्मा झिल्ली बनती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया गया प्रोटीन अनियमित होता है और इसकी पैकिंग गोल्जी बॉडी करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे डिटॉक्सिफिकेटर या निर्विषीकारक का कार्य करती है, अर्थात शरीर में प्रवेश करने वाले किसी जहर या प्रदूषण को समाप्त करने का कार्य करती है। नोट में लिखेंगे कीथ रॉबर्ट पोर्टर ने अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में बताया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। केंद्रक के ठीक बगल मौजूद कोशिकांग है और थैलीनुमा संरचना वाला होता है। प्रोटीन की पैकिंग करना तथा मनचाहा बदलाव करना इसका मुख्य कार्य है। गोल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। नोट में पहला देखेंगे पेड़ पौधों के गोल्जी बॉडी बहुत छोटे होते हैं और इन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो बीच में एक विभाजन प्लेट बन जाती है और यह प्लेट गोल्जिकाई के द्वारा बनती है। तीसरा कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिकाई के बारे में बताया। तीसरा देखेंगे लाइसोसोम। ठीक है, हमारा लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये झिल्ली है और इसके अंदर वसा है और सबसे अंदर द्रव्य है जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम एकल झिल्ली का कोशिकांग है और इसका जन्म गोल्जी बॉडी से होता है। ठीक है, लाइसोसोम हमने देखा था गोल्जी बॉडी से जो बाहर निकाले थे हम लोग वो लाइसोसोम था। तो लाइसोसोम एकल झिल्ली का कोशिकांग और इसका जन्म गोल्जी बॉडी से होता है। विषम परिस्थितियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लाइसोसोम बनाता है। क्रिस्टियन डी डुबे ने लाइसोसोम के बारे में बताया। लाइसोसोम में अत्यंत शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेरणा से लाइसोसोम अनियंत्रित हो जाता है तथा धीरे धीरे जीवित कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इस तरह पूरी कोशिका समाप्त हो जाती है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और यह पूरी प्रक्रिया एपोप्टोसिस कहलाती है। नोट में हम लोग देखेंगे भ्रूण अवस्था में शिशुओं की हाथ की उंगलियां जुड़ी होती है, परंतु रेगुलेट एपोप्टोसिस के कारण उंगलियां जन्म के समय अलग हो जाती हैं। कभी कभी एपोप्टोसिस अनियंत्रित हो जाती है और कोशिकाएं अधिक मरने लगती है। इस आधार पर एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। शरीर में ज़्यादा सूजन और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां एपोप्टोसिस के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्रोसिस प्रक्रिया क्या है।
यह भी कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है, परंतु इनमें कारण बाह्य होता है। किसी संक्रमण, बाहरी चोट और विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने पर कोशिकाएं मरने लगती हैं और यही प्रक्रिया नेक्रोसिस कहलाती है। ठीक है, नोट में देखेंगे नेक्रोसिस कभी सकारात्मक नहीं होता और इसका इलाज लंबा चलता है। लाइसोसोम भंडारण रोग, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, यह अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों का समूह है जिसमें मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाता है। वर्तमान में 70 से ज़्यादा बीमारियां जैसे हंटर सिंड्रोम, नीमन पीक सिंड्रोम, स्की सिंड्रोम, मैंकी सिंड्रोम आदि प्रमुख हैं। एलएसडी के दौरान लाइसोसोम के भीतर के एंजाइम अत्यंत सक्रिय हो जाते हैं तथा अलग अलग कोशिकाओं को मारने लगते हैं। इसके बाद देखेंगे पॉम्पी डिजीज। यह भी एक आनुवंशिक समस्या है जिसमें ग्लाइकोजन की मात्रा ज़्यादा बन जाती है और लाइसोसोम में जमा हो जाती है। पॉम्पी के दौरान एसिड अल्फा ग्लाइकोमिडेज नामक प्रोटीन कम बनने लगता है और इससे ग्लाइकोजन का पाचन रुक जाता है। लक्षण मांसपेशियां कमजोर होना और लकवा मार जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे बिना झिल्ली के कोशिकांग। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला था राइबोसोम। यह बिना झिल्ली का कोशिकांग है। मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। ठीक है, यही राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम कोशिकांगों का कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक, ये सभी जगह पाया जाता है। राइबोसोम मुख्य तौर पर आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसे हम आरएनपी भी कह सकते हैं। राइबोसोम की खोज, जॉर्ज पैलेडे के द्वारा राइबोसोम की खोज की गई, इसलिए इसे पैलेडे कण कहा जाता है। रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका के भीतर राइबोसोम की खोज की। नोट में देखेंगे असाकी अनामुरो ने प्रयोगशाला में राइबोसोम बनाए। वेंकट रमन राधाकृष्णन ने राइबोसोम की अधिक व्याख्या की। अब हम लोग देखेंगे राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 70S छोटा और सामान्य प्रकार का राइबोसोम है। 80S बड़ा और विकसित आकार का राइबोसोम है। 70S का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नील हरित शैवाल, एकल कोशिका प्रोकैरियोट जिसे कहते हैं, और बैक्टीरिया में पाया जाता है। 80S टाइप का राइबोसोम प्लांट में या एनिमल में और यूकैरियोट बहुकोशिकीय में पाया जाता है। एस का मतलब अवसादन गुणांक या सेडिमेंटेशन होता है जो कि राइबोसोम की सघनता को दर्शाता है। बायोलॉजी ट्रांसलेशन में हम लोग देखेंगे डीएनए, एमआरएनए और राइबोसोम। ठीक है, डीएनए एमआरएनए को आदेश देता है और एमआरएनए राइबोसोम को मैसेज देता है कि प्रोटीन का निर्माण करना है, जिसे हम बायोलॉजी ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए के आदेश से मैसेंजर आरएनए जब सूचना राइबोसोम तक पहुंचाए और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करे, तो यही प्रक्रिया बायोलॉजी ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमने लिख भी लिया है कि डीएनए के आदेश से मैसेंजर आरएनए जब सूचना राइबोसोम तक पहुंचाए और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करे, तो यही प्रक्रिया बायोलॉजी ट्रांसलेशन कहलाती है। दूसरा है सेंट्रोसोम या तारककाय। झिल्ली रहित कोशिकांग है, कोशिका विभाजन के दौरान मुख्य भूमिका निभाता है और गुणसूत्रों को तोड़कर अलग करता है। सेंट्रोसोम में 0+9 स्ट्रक्चर पाया जाता है। नोट, टी वोबेरी ने सेंट्रोसोम के बारे में बताया था। अब हमारा टॉपिक है केंद्रक। ठीक है, तो ये हमारा केंद्रक है। हमने बहुत जगह केंद्रक का संरचना देखा है, तो यहाँ भी केंद्रक है और इसके अंदर केंद्रक द्रव्य है। ये जो हमें दिख रहा है बाहर गोल गोल, ये राइबोसोम है। इस केंद्रक के बीच में केंद्रक छिद्र होता है, यहाँ छिद्र है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके अंदर एक केंद्रिका होती है और ये क्रोमेटिन धागा होता है। ठीक, और इसके बाहर जो ये झिल्ली होती है, ये टूटी हुई होती है, जो दोहरी झिल्ली होती है, जो प्रोटीन और फैट से मिलकर बनी होती है। केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग है और इसे कोशिका का नियंत्रणकर्ता कहा जाता है। गोल आकृति और गाढ़ा गहरा रंग के साथ इसके 3 प्रमुख भाग हैं, केंद्रक झिल्ली, क्रोमेटिन धागा और केंद्रिका। केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यह प्रोटीन और वसा से बनी है तथा ठीक कोशिका झिल्ली की तरह है। झिल्ली के बीच बीच में केंद्रक छिद्र पाया जाता है, जिसके बीच की दूरी 10 से 50 नैनोमीटर है। फिर क्रोमेटिन धागा के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक द्रव्य में भीगा हुआ धागेनुमा रचना है। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन धागों के बारे में बताया। रासायनिक रूप से यह डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अंदर आरएनए नहीं होता। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन धागा है जिससे कोशिका का विभाजन करा के देख रहे हैं, तो इसके अंदर ये जो भरा भरा दिख रहा है सब डीएनए है। ठीक, जो बना होता है ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। इसे क्रोमोमेयर्स भी कहते हैं।
और इसी धागे से हमारा क्रोमोसोम या गुणसूत्र बनता है। जब ये संघनित होता है तो हमें गुणसूत्र प्राप्त होता है। तो इसका पहला पढ़ेंगे टॉपिक, क्रोमेटिन धागों से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्रोमेटिन धागों का व्यास 40 एंगस्ट्रॉम से 150 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उसके बाद पढ़ेंगे केंद्रिका। केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। फोंटाना ने केंद्रिका के बारे में बताया और बोमेन ने केंद्रिका की कार्य प्रणाली समझाई। तीसरा, संपूर्ण केंद्रक के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। नोट में देखेंगे केंद्रक में प्रोटीन 70% प्लस डीएनए प्लस आरएनए प्लस फैट 30% में ये सब, और प्रोटीन 70% होता है। मानव में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, हालांकि ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य एंजाइम, प्रोटीन, शर्करा और फास्फोरस आदि से मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे अनुवांशिक गुणों का वाहक गुणसूत्र होता है और कोशिका विभाजन के दौरान यह क्रोमेटिन धागे में परिवर्तित होकर बनता है। इसे हेरिडिटी, विकल या अनुवांशिकता का वाहन भी कहा जाता है। स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले गुणसूत्रों के बारे में बताया और वाल्डेयर ने इसकी व्याख्या की। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यह हमारा क्रोमेटिन धागे से बना गुणसूत्र है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये इसके ऊपर क्रोमेटिड है। ये जो हरा रंग ये जो इसके अंदर ये संरचना दिख रहा है ये मैट्रिक्स है, और ये जो हरा रंग का दिख रहा है ये टीलोमियर है। ठीक है, इधर हमने लिखा भी है, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये टीलोमियर है। इसके ऊपर क्रोमेटिड है तो 2 क्रोमेटिड होगा और 4 टीलोमियर होगा, और ये बीच में जो है सेंट्रोमियर है ये, और ये क्यू भुजा है और ये पी भुजा है, और इसके अंदर ये संरचना क्रोमेटिड है, सॉरी मैट्रिक्स है, और इसकी आउटर लेयर जो है इसे पॉलिकल कहते हैं। पहला, एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं और इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। दूसरा, जहाँ पर 2 क्रोमेटिड आपस में मिलते हैं उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। गुणसूत्र की बाह्य परत पॉलिकल कहलाती है। पॉलिकल के भीतर मैट्रिक्स पाया जाता है जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ऊपर की भुजा पी भुजा और नीचे की भुजा क्यू भुजा कहलाती है, और भुजा के शीर्ष पर टीलोमियर पाई जाती है और इसी से उम्र का निर्धारण होता है। नोट में हम लोग देखेंगे प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जैसे मनुष्य में 46 या 23 जोड़ा, ह्यूमन में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। 22 गुणसूत्र प्लस 23वीं जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होती है, और मेल में 22 प्लस XY और फीमेल में 22 प्लस XX, फीमेल में XX, मेल में XY। Y गुणसूत्र पुत्र के लिए होता है और XX पुत्री के लिए, और इसके लिए सिर्फ पिता जिम्मेदार होता है। पुत्र के लिए सिर्फ पिता जिम्मेदार होता है क्योंकि Y क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम सिर्फ मेल में पाया जाता है। नोट में देखें, कुछ जीवधारी जैसे छिपकली व अन्य सरीसृप आदि में सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते। पर्यावरणीय दशाओं और तापमान के आधार पर इनकी लिंग का निर्धारण होता है। सबसे अधिक गुणसूत्र 1600 औलाकैंथा नामक जीवधारी में होता है, जबकि सबसे कम गुणसूत्र स्कैरस मैग्लोसेफेलस नामक प्रोटोजोआ में होता है, 1 जोड़ी। इसके बाद हम लोग देखेंगे डीएनए और डीएनए की खोज वगैरह किसने की क्या है। ठीक है, तो ये हमारा केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन धागा है, और क्रोमेटिन धागे से क्रोमोसोम बना था, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। डीएनए की संरचना त्रिविमीय संरचना होती है। इसमें चार प्रकार का क्षार पाया जाता है, AGTC, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, ये क्षार कणनुमा होते हैं, और यही कणनुमा क्षारक्रम जीन कहलाता है, और जब जीन इकट्ठा होते हैं तो जीनोम कहलाता है, और इसका अध्ययन जीनोमिक्स कहलाता है। ठीक, तो डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारा अनुवांशिक पदार्थ है जो कि जीन से मिलकर बनता है, और जीन अनुवांशिकता की इकाई कहलाती है। डीएनए की खोज, फ्रेडरिक मिस्लर ने डीएनए की खोज की। जब ये WBC पर रिसर्च कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियन बताया, और जो आगे चलकर डीएनए बना। नोट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना या 3D स्ट्रक्चर शुरुआती दौर में रोजालिंड फ्रैंकलिन ने दिया। दूसरा, रॉबर्ट वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का त्रिविमीय तैयार किया और 1952-53 में इसे दुनिया के सामने पेश किया। 1962 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। टाइप ऑफ डीएनए या डीएनए के प्रकार, बी डीएनए या बॉय डीएनए। यह वाटसन और क्रिक के द्वारा बनाया गया डीएनए मॉडल है जिसे स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल भी कहा जाता है। mDNA या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आनुवंशिक बीमारियों के लिए जिम्मेदार डीएनए होता है। ZDNA, जिगजैग डीएनए या एंटी क्लॉकवाइज डीएनए होता है जिसमें जिगजैग पैटर्न दिखता है।
जे डीएनए या जंक डीएनए। इस प्रकार के डीएनए में कई जगहों पर क्षार मौजूद नहीं होते, अर्थात इसकी कोडिंग सही नहीं होती और इसे नॉन कोडिंग डीएनए भी कहा जाता है। एस डीएनए या सैटेलाइट डीएनए। इस प्रकार के डीएनए में कोडिंग ज़्यादा होती है, अर्थात जीन की पुनरावृत्ति हो जाती है। डीएनए के कार्य हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला है आनुवंशिक जानकारियों को इकट्ठा रखना, दूसरा शरीर में प्रोटीन निर्माण पर नियंत्रण रखना। नोट में हम लोग देखेंगे, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सीजी टाइप डीएनए प्रभावित होता है, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एटी टाइप डीएनए प्रभावित होता है। इसका मतलब है सी मतलब साइटोसिन और ग्वानिन, और यूकैरियोटिक में एडेनिन और थायमिन टाइप डीएनए प्रभावित होता है। डीएनए में 4 क्षारों का विशेष क्रम होता है जो सूचना को दर्शाते हैं और इन्हें ही जीन कहा जाता है। जोहानसन ने जीन के बारे में बताया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक्स कोड का अध्ययन किया और 1968 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अब हम लोग देखेंगे आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी एक आनुवंशिक पदार्थ है, परंतु यह आनुवंशिक गुणों का निर्धारण नहीं कर सकता, कुछ वायरस में निर्धारण करता है। आरएनए में 4 क्षारक्रम होते हैं, 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। नोट में देखेंगे, फ्रेडरिक मिशनर ने शुरुआती दौर में आरएनए की खोज की। दूसरा, रॉबर्ट हॉली, कार्ल बोसे और सवेरे अकोवा ने आरएनए पर व्याख्या दी है, कई बार इन्हें भी खोजकर्ता माना जाता है। वाटसन और क्रिक ने आरएनए की संरचना दी। आरएनए के प्रकार देखेंगे, आरआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। इसे टीआरएनए या एसआरएनए भी कहा जाता है। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए या एसआरएनए मतलब ट्रांसफरेबल या सॉल्यूबल आरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। देखेंगे आरआरएनए के बारे में, यह सबसे अधिक मात्रा में मौजूद आरआरएनए है जो कि 80% है। दूसरा, यह राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। दूसरा, ट्रांसफरेबल आरएनए। पहला, यह अमीनो अम्ल का ट्रांसफर राइबोसोम तक करता है। दूसरा, ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। तीसरा, यह जल में जल्दी से घुल जाता है। मैसेंजर आरएनए, इसका जन्म डीएनए से होता है। दूसरा, जीवन काल बहुत कम होता है। तीसरा, यह सूचनाओं को राइबोसोम तक ले जाता है, यानी प्रोटीन निर्माण के लिए संदेश देता है। बायोलॉजी ट्रांसलेशन में देखेंगे, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण एमआरएनए की मदद से करता है। और बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। रिवर्स बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनता है और बायोलॉजी रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए और आरएनए से आरएनए बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल या कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यह प्रारंभ और अविकसित कोशिकाएं हैं। यह विकसित कोशिकाएं होती हैं, इनमें कोशिकाओं का अभाव होता है अथवा अल्प विकसित होते हैं। सभी कोशिकांग पूरी तरह से विकसित होते हैं। यहाँ केवल एक प्लाज्मा झिल्ली ही पाई जाती है। यहाँ प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। गुणसूत्र तो होते हैं लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इन्हें एक गुणसूत्री कहा जाता है। गुणसूत्र भी है, हिस्टोन प्रोटीन भी है और कई गुणसूत्र हैं। 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इन्हें एक कोशिका वाला जीवधारी कहा जाता है, इन्हें बहुकोशिकीय जीवधारी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ 2 सेल है जो कि सोमैटिक सेल है और रिप्रोडक्टिव सेल है। सोमैटिक सेल, इन्हें दैहिक कोशिका कहा जाता है और इन्हीं के द्वारा हमारी शरीर बनती है, अर्थात त्वचा, अस्थि और मांसपेशियां सोमैटिक सेल का ही उदाहरण है। नोट में देखेंगे, इनमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म और एग जनन कोशिकाएं होती हैं, इसमें N या 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।